कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक अहम नियम बता देना चाहती हूँ। कहानी सच या झूठ नहीं होती। उन्हें तथ्य के चश्मे से झांक कर देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तो कस्तूरी की महक जैसी है जो जहन में उतरती है और एक जादुई दुनिया की सैर पर ले जाती है। तो इस सफर में बने रहने के लिए अपने सोच का दायरा बढ़ाएं, इसका लुत्फ उठाएं और पलक झपकते ही कब ये जादू आईने से निकलकर सच की धरातल पर उतर आए। 2003 की बिग फिश, डायरेक्टर टिम बर्टन, IMDb रेटिंग 8। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। कुछ मछलियां होती हैं जो किसी जाल में फंसने के लिए नहीं बनी होती। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों से तेज है या कोई और बात है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनमें कुछ खास होता है। ऐसे ही एक बड़ी सी मछली की दंत कथा लोकप्रिय थी जब मैं पैदा हुआ था। लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए थे उस मछली को पकड़ने के लिए, पर सब नाकाम रहे। कुछ कहानी के मुताबिक वो मछली दरअसल एक शातिर चोर हेनरी वॉल्स की आत्मा थी, जिसकी 60 साल पहले उसी नदी में डूबकर मौत हुई थी। जरा रुकिए, ये कहानी आपको सुना कौन रहा है? अल्बामा शहर में रहने वाला जिसका नाम एडवर्ड ब्लूम है। एडवर्ड को कहानियां गढ़ने का शौक है। उसकी कहानियां सबका दिल लुभा लेती है। वो हमेशा अपनी कहानियों के किरदारों में डूबा रहता है। हर वक्त किसी न किसी को कहानी सुनाता हुआ मिलता है। एडवर्ड का बेटा विल भी उसकी कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ है। वो भी एक बार नहीं, बल्कि ये कहानियां बड़े होते होते 1000 दफा सुन ली है। अब उसी मछली की कहानी पर आते हैं। वो मछली भी अल्बामा की नदी में ही रहती है। कहानियां तो बहुत जुड़ी थी उस मछली से, मगर एडवर्ड भी तब से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था जब वो अपने बेटे की उम्र का था। जब हर कोशिश नाकाम हो गई, तब उसने सोचा, अगर ये हेनरी वॉल्स जैसे शातिर चोर का प्रेत है तो इसे कोई कीमती चीज ही लुभा सकती है। उसने एक मजबूत रस्सी ली और उसमें अपनी सोने की अंगूठी डाल दी। फिर क्या था, अंगूठी पानी में गिरते ही उस मछली ने उसे लपक लिया और पानी में ऊपर नीचे दाएं बाएं होने लगी। साथ वो भी उसी पानी में हिचकोले खाने लगा। उसने सोचा, आज तो इस मछली को अपने फंदे से जाने नहीं दूंगा। लेकिन फिर उसे लगा कि आज अगर मैंने इसे मार दिया तो सालों से चली आ रही दंत कहानियां खत्म हो जाएंगी। उसे ये भी मालूम पड़ा कि वो मछली दरअसल एक मादा है और कभी भी अंडे दे सकती है। अब मैं भला उसे कैसे मार सकता हूँ? मुझे अंदाजा हो गया कि क्यों एक बेहद चतुर मछली जो किसी भी चारे के जाल में नहीं फंसी पर एक अंगूठी से लुभा गई। और तब मैंने देखा कि ठीक उसी मादा मछली की तरह एक स्वाभिमानी औरत को नजदीक रखने का एक तरीका है कि उसे एक सोने की अंगूठी दे दी जाए तो वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगी। और कहानी सुनते सुनते हम उस दिन पर आ पहुंचे हैं जब एडवर्ड के इकलौते बेटे विल की शादी है। वो कई दफा सुन चुके इन मनगढ़ंत कहानियों से उब चुका है, मगर आज भी एडवर्ड है कि अपनी बनी बनाई कहानियों से बाज नहीं आ रहा। विल निराश होकर कमरे से निकल ही रहा है कि माँ सैंड्रा ने उसे मनाने की कोशिश की, ये कहकर, तुम्हें तो पता है अपने पिता की आदत, वो किसी मछली की तरह ही अपनी कहानियों के समंदर में रहते हैं, उन्हें निकाल पाना नामुमकिन है। उसी रात विल की अपने पिता से अनबन हो गई। पापा बस भी कर दे, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ मगर आपकी कहानियां बड़ी ही नहीं होती। अब तो मुझे आपकी हर एक कहानी मुंह ज़बानी याद हो चुकी है। अब मुझे उनसे नफरत है क्योंकि आप मेरी जिंदगी की हर शाम अपनी घिसी पिटी कहानियां लोगों को सुनाकर बर्बाद कर देते हो, खासकर आज की शाम भी। उस दिन के बाद बाप और बेटे में 3 साल तक बात नहीं हुई। हाँ, कभी कभार नए साल या क्रिसमस पे पापा का ग्रीटिंग कार्ड्स मिल जाता था, जो बेशक उसकी माँ भेजती है। फोन पे हमेशा ये कहकर टाल दिया जाता कि वो खा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं। हम दोनों ने भी कभी बात करने के बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा। हम एक दूसरे के लिए वो अजनबी बन गए जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। सच्चाई ये है कि मुझ में उनके जैसा या उनमें मुझ जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ साल बाद जोसेफाइन और विल अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। जोसेफाइन माँ बनने वाली है। एक दिन विल को माँ का फोन आया कि उनके फैमिली डॉक्टर बेनेट ने एडवर्ड की कीमोथेरेपी पर रोक लगा दी है और उसे घर भेज रहे हैं। एडवर्ड कुछ महीनों से कैंसर से जूझ रहा है। फ्लाइट अगली सुबह की ली गई। अपनी सीट पर बैठे हुए विल एक बच्चे को अपनी दोनों हथेली से उभरी परछाई से अलग अलग तरह के आकार बनाते हुए देख रहा है। कभी हवा में उड़ता चील, कभी सांप, कभी कुत्ता। और विल को अपना बचपन याद आ गया जब सोने से पहले पापा उसे एक कहानी सुनाया करते थे। कितनी उत्सुकता से भरा रहता था कि पापा से फिर
वही कहानियां उसी रोमांच के साथ बार बार सुनेगा जिसमें उसकी पसंदीदा कहानी हुआ करती थी, एक चुड़ैल की। तो कहानी यूं थी। सुनसान जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वहां जाना मना था क्योंकि सांप, बिच्छू, मकड़ियां और ना जाने क्या क्या उस रास्ते में बिछे हुए थे। वहां का दलदल इतना गहरा है कि बड़े बड़े जहाज निकल जाए। एक बार की बात है, 5 दोस्तों ने वहां जाने की ठानी। रुथ, विल्बर, डॉन, जैकी और मैं, जो कि इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। हम उस खंडहर बने घर के सामने आकर छुपकर बैठ गए। ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रह सकता है। एक दोस्त ने कहा, उस चुड़ैल की एक आंख कांच की बनी है जिसमें तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। मैं ये कहानी मानने को तैयार नहीं था। जब दोस्तों ने मुझे चुनौती दी, मैं अंदर गया और दरवाजे पे जाकर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो वीरान दरवाजा खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी एक आंख पे पट्टी बंधी थी। मैंने कहा, मेरे दोस्त आपकी कांच की आंख देखना चाहते हैं। वो मेरे साथ चलने को राजी हो गई। 2 दोस्त तो डरकर वहीं से भाग गए। अच्छा हुआ वो भाग गए थे, क्योंकि बाकी दोस्तों ने जो देखा उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक ने देखा कि वो सीढ़ियों से गिरकर मरेगा और दूसरे ने कि वो जवान ही मरेगा। फिर मैंने उस चुड़ैल से कहा, ये बात अजीब तो है, मगर फिर भी मैं ये जान सकता हूँ कि कब मेरा वक्त नहीं आया है और कब मेरा वक्त आ गया है मरने का। वो चुड़ैल मुस्कुराई और उसने आंखों से पट्टी हटा दी। तब से मुझे मालूम है कि मैं इस दुनिया को अलविदा कैसे कहूँगा। अब विल और जोसेफाइन घर पहुंचे। विल को देखते ही माँ उसके गले लग गई। डॉक्टर बेनेट से मिलने के बाद विल ऊपर पापा से मिलने पहुंचा। मुलाकात इतनी भी बुरी नहीं रही। एडवर्ड बोला, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह नहीं मरने वाला। मैंने उस चुड़ैल की आंखों में देखा है किस तरह मरूंगा, इसीलिए मेरा वक्त अभी नहीं आया है। विल ने कहा, पापा वो सिर्फ अकेली रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी, कोई चुड़ैल नहीं। एडवर्ड ने कहा, देखो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं कहानियां बोलता हूँ और तुम लेखक कहानी लिखते हो। हम दोनों के रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। अब विल ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया कि अब जब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो वो जानना चाहता है कि अपनी कहानियों के पीछे असल में उसके पिता कैसे आदमी है। एडवर्ड ने इस बात का जवाब तो नहीं दिया, हाँ, मगर विल के जाते हुए ये जरूर कहा, मुझे बुढ़ापे और बीमारी ने जब्त कर लिया है। पूरी जिंदगी दुनिया घूमने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत समय ऐसा होगा। विल ने कहा, मगर आपने तो अभी कहा कि आप ऐसे नहीं मरने वाले। एडवर्ड ने जवाब दिया, मेरा अंत जरूर आ गया है, मगर मेरे जाने का तरीका बहुत अलग होगा, तुम खुद देखोगे। विल समझ गया कि उसके पापा कभी नहीं सुधरने वाले। घर के वरांडा से गुजरते हुए विल के बचपन का कमरा आया। अंदर झांककर देखा तो यादें इंतजार कर रही थी। जब विल 7 साल का था, उसे चिकन पॉक्स हुआ था और डॉक्टर ने उसे 3 हफ्तों के लिए अंदर रहने को कहा था। एडवर्ड ने कहा, तुम्हें तो सिर्फ 3 हफ्ते। मैं 7 साल की उम्र में 3 साल के लिए बिस्तर पर रहा। उस दिन की बात है, चर्च में प्रेयर करते वक्त मेरे हाथ पांव अचानक फूलने लगे। शर्ट की बटन फटकर बाहर आ गई और मुझे ये अजीब बात पता चली कि मेरी मांसपेशियां काफी तेजी से बढ़ने लगा है, जिसे मेरा शरीर संभाल नहीं पा रहा। मैंने अपने बचपन के 3 बेहतरीन साल बिस्तर पर बिताए। तब किताबें ही मेरी बाहर की दुनिया को देखने का एकमात्र सहारा थी। मैंने एक दिन पढ़ा कि किसी मछली को अगर छोटे जार में रखो तो वो कम बढ़ता है, और अगर वही उसे बड़े किसी जार में डाल दो तो वो दुगना, तिगुना, चौगुना तक बढ़ सकता है। उस दिन मुझे लगा कि मेरा जन्म बड़े काम करने के लिए हुआ है। मैं छोटे शरीर में समा ही नहीं सकता। उस दिन के बाद मैं बड़े और बड़े काम करता गया। पूरे शहर में मेरा नाम हो गया और एक दिन शहर में मुझसे भी बड़ा कोई आ गया। मतलब कि वाकई में बहुत बड़ा एक दानव। वो लोगों के खेतों और जानवरों को खा जाता। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब मैंने मेयर से कहा कि मैं उससे बात करने जाऊंगा। सबने मुझे बहुत रोका था। उसकी गुफा के सामने खड़ा होकर मैंने उसे पुकारा। जब वो विशालकाय इंसान बाहर आया, पहले तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, मगर जब कोई असर नहीं दिखा तो मैंने बोला, मुझे यहाँ के लोगों ने तुमसे छुटकारा पाने भेजा है। अब मैं इस तरह वापस तो नहीं जा सकता। तुम तो सब कुछ ही खा लेते हो, मुझे भी खा लो। उसका नाम कार्ल था। वो बोला, मैं इंसान नहीं खाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है। एडवर्ड ने कहा, क्या तुमने कभी ये सोचा है, हो सकता है ये शहर ही तुम्हारे लिए छोटा हो, क्या पता इससे भी लायक जगह तुम्हारे लिए बनी हो।
कार्ल ने कुछ सोचकर कहा, तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कर रहे हो। एडवर्ड बोला, तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी इस शहर में मेरे लिए कोई रोमांच नहीं रहा। और इस तरह लोगों ने खुशी खुशी दोनों को विदा किया। सबने एडवर्ड को जाते हुए कुछ न कुछ कहा। वहां वो चुड़ैल भी मौजूद थी। उसने उसके कान में कहा, याद रहे, बड़ी मछलियां कभी किसी के हाथ नहीं आती। तो इस तरह दोनों का सफर शुरू हुआ। आगे जाकर उन्हें दो रास्ते मिले। एक रास्ता आसान था और दूसरे रास्ते पे कभी कोई चला नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी उस रास्ते में चलता है कभी वापस नहीं आता। उन्होंने तय किया दोनों अलग अलग रास्ते चलेंगे, ये देखने के लिए कि उन्हें आगे क्या मिलता है। एडवर्ड उसी अनजान रास्ते पर चल पड़ा। आगे का लंबा सफर तय कर मकड़ियों की गुफा के उस पार उसे एक छुपी हुई जगह मिली। कोई छोटा सा शहर, स्पेक्ट्रा, जहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं, जहाँ कोई चिंता, दुख, दर्द नहीं है, जहाँ का मौसम हमेशा सुहाना रहता है। वहाँ के मेयर, उसकी पत्नी और बेटी जेनी ने एडवर्ड का स्वागत किया और कहा कि वो उसी का इंतजार कर रहे थे। एडवर्ड ने सोचा एक शाम यहाँ बिताकर चला जाएगा। अब छोटी जेनी ने उसका जूता खोलकर ऊपर तार पर टांग दिया। यहाँ आने वाले हर किसी के पांव खाली है, सबके जूते वहीं टंगे हैं, क्योंकि जो कोई भी यहाँ आया है वो कभी लौटकर नहीं गया। एडवर्ड के शहर से ही एक कवि विंस्लो भी वहाँ 12 साल पहले आया था। तब से वो एक ही कविता पूरी लिखने की कोशिश कर रहा है, मगर ना वो कभी पूरी हुई और ना ही वो कभी वापस जा पाया। उस रात एडवर्ड के लिए जश्न रखा गया। सभी उसके आने से बहुत खुश थे। तभी एडवर्ड ने कहा कि वो यहाँ नहीं रुक सकता, उसे जाना होगा। जाते हुए जेनी ने उससे वादा लिया कि वो एक दिन वापस आएगा। आगे जाकर उसे मोड़ पर कार्ल भी मिल गया। उनका सफर वहां से फिर जारी हुआ। अब यहाँ सबके साथ रात के खाने के बाद जोसेफाइन एडवर्ड के पास बैठी है। उसकी और विल की शादी की तस्वीरों की बात हो रही है। एडवर्ड बोला, क्या तुम्हें विल ने बताया कि सैंड्रा और मेरी शादी तो होनी लिखी ही नहीं थी, क्योंकि उसकी सगाई किसी और से हो चुकी थी। जोसेफाइन को इस कहानी में दिलचस्पी होने लगी। तो कहानी वापस चली जाती है एडवर्ड और कार्ल के सफर पे। जहाँ एडवर्ड अपनी मंजिल की तलाश में था, वो एक सर्कस पहुंचा जहाँ अजीबोगरीब करतब दिखाए जा रहे थे। और जब एडवर्ड ने अपना हुक्म का इक्का निकाला, सबके होश उड़ गए। दुनिया का सबसे विशालकाय मानव कार्ल, सर्कस का मालिक, तुरंत उसे अपने यहाँ रखने को तैयार हो गया। और इन सब के बीच एडवर्ड की नजर पड़ी एक हुस्न परी, बेहद खूबसूरत एक लड़की पर। उसके लिए वक्त वहीं ठहर गया और वह अपना दिल हार बैठा। जब उसने सर्कस के मालिक से उस लड़की के बारे में पूछा, वो बोला, उसके परिवार को मैं जानता तो हूँ, पर वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। फिर एडवर्ड ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तय हुआ कि एडवर्ड सर्कस के मालिक के लिए काम करेगा और बदले में वो उसे हर महीने उस लड़की के बारे में एक बात बताएगा। किसी महीने मुझे उसका पसंदीदा फूल मालूम पड़ता तो कभी उसका पसंदीदा गाना। इस तरह महीनों बीत गए और एक दिन मैंने उसका नाम पता करने के बारे में ठान ली। मैं सर्कस के मालिक के पास गया। मेरी महीनों की मेहनत देख आखिरकार मालिक ने मुझे उसका नाम बता दिया, सैंड्रा टेम्पल्टन, और वो आउबर्न में रहती है। बिना देरी किए मैं उसे मिलने पहुंचा और अपने प्यार का इजहार किया। मगर सैंड्रा ने बताया कि उसकी सगाई मेरे ही शहर के लड़के डॉन से हो चुकी है। पहले तो मैं उदास हो गया, मगर हार जाना मेरी फितरत में नहीं, वो भी उस लड़की को जिसके लिए मैंने 3 साल सर्कस में बिताए। मुझे सर्कस के मालिक ने सैंड्रा के बारे में सब बताया था। उन्हीं तरीकों से मैं उसे रिझाने की कोशिश करने लगा। सैंड्रा को मुझसे कोई लगाव तो नहीं हुआ था अभी तक, मगर उस दिन जब मैंने उसकी पसंदीदा फूल से आंगन भर दिए, वहाँ उसका मंगेतर डॉन आ गया। सैंड्रा ने मुझे हाथ ना उठाने के लिए कहा और इस तरह डॉन से मार खाकर भी मैंने सैंड्रा का दिल जीत लिया। सैंड्रा ने डॉन से सगाई तोड़ ली और हमने शादी करने का तय किया। उसी दिन डॉन की मौत ठीक उसी तरह हुई जैसे उसने उस दिन चुड़ैल की आंखों में देखा था। मगर हमारी किस्मत में अभी एक होना नहीं लिखा था, क्योंकि उस समय में अमेरिका सरकार की तरफ से नौजवानों को फौज में 3 साल बिताने पड़ते थे। लेकिन मैंने इस 3 साल के समय को कम करने के लिए सबसे मुश्किल काम हाथ में लिया। मैं हवाई हमले के लिए जापान जा रहा था। मिशन था एक जापानी खेमे से उनका प्लेन चुराना। पैराशूट से मैं और बाकी अमेरिकी सैनिक नीचे उतरे। वहाँ सारे जापानी सैनिक सर्कस का शो देखने में लगे हैं। वहीं मेरी जापानी जुड़वा बहनों ने छुपने में मदद की। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, उस सर्कस में जहां दुनिया का सबसे विशालकाय आदमी रहता है,
इस पूरे सफर के दौरान मैं सैंड्रा को खत ना लिख सका। सरकार ने भी 1 साल तक मेरी कोई खबर न मिलने पे मुझे मरा घोषित कर दिया। पर एक दिन मैं लौट आया और इस तरह मैं और सैंड्रा एक लंबे इंतजार के बाद फिर मिल गए। उस रात जोसेफाइन ने विल से कहा, तुमने तो मुझे तुम्हारे माँ पापा की इतनी रुमानी प्रेम कहानी के बारे में कभी नहीं बताया था। विल ने कहा, क्योंकि उन कहानियों में से आधी चीजें पापा के दिमाग में हुई है, सच में नहीं। जोसेफाइन नहीं समझ पा रही कि विल और उसके पापा में इतनी दूरी क्यों है। विल ने बताया, बचपन से पापा हमारे पास कम, अपनी कहानी की दुनिया में ज्यादा रहते थे। मुझे तो लगता था कि शायद वो हमसे प्यार नहीं करते या उनका कोई और परिवार भी है, दूसरी बीवी और दूसरे बच्चे। शायद उनकी बीवी और बच्चों से ज्यादा प्यार उन्हें अपनी कहानियों से था। जोसेफाइन चाहती है कि दोनों बाप बेटे की दूरी कम हो जाए। एक दिन बहुत दिनों से बंद पड़े एडवर्ड के ऑफिस को साफ करते हुए विल को उनकी कुछ चीजें मिली और कहानी फिर पीछे चली गई। युद्ध से वापसी के बाद एडवर्ड ने सैंड्रा से शादी की। वो एक कंपनी में काम करता था जिसमें उसे हफ्तों शहर से बाहर रहना पड़ता और एक दिन उसे टेक्सास शहर के बैंक में उसे छुपे हुए शहर स्पेक्ट्रा का कवि विंसलोफ मिला। एडवर्ड के वहां जाने के बाद उसने भी उस जगह से निकलने की हिम्मत जुटाई। विंसलोफ तो यहाँ बैंक लूटने आया था और ना चाहते हुए भी एडवर्ड को उसकी मदद करनी पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को चोट पहुंचे। मगर वो बैंक दिवालिया बन चुका था। एडवर्ड ने उसे अमेरिकी बाजार का हाल समझाया और बताया कि उसे वॉल स्ट्रीट जाना चाहिए, जहाँ सारी बड़ी कंपनियों का ऑफिस है, वही सारा पैसा है। इस तरह मेरी सलाह से विंसलोफ वहां गया और बहुत पैसे कमाए उसने। बदले में कुछ पैसे भी भेजे, जिससे मैंने सैंड्रा के सपनों का घर खरीदा और अपने परिवार के साथ चैन से रहने लगा। अब एडवर्ड की उन्हीं चीजों में विल को जेनिफर हिल नाम की एक महिला के घर के डॉक्यूमेंट्स मिले। विल को तो हमेशा से शक था कि एडवर्ड का उनके अलावा भी कोई दूसरा परिवार है, कोई नाजायज संबंध है, और आज उसका सबूत उसे मिल गया। वो लिखे पते पर पहुंचा। जेनिफर ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि एडवर्ड ने कई दफा उसकी फोटो दिखाई थी। विल ने आते ही उन दोनों के संबंध के बारे में पूछा। जेनिफर बोली, हमारा रिश्ता समझने के लिए तुम्हें कहानी शुरू से सुननी पड़ेगी। इसके साथ हम फिर एडवर्ड की कहानी पर आ गए। एडवर्ड जल्दी एक सोशल वर्कर बन गया। एक दिन जब वो घर लौट रहा था, उसकी गाड़ी बारिश में फंस गई। भूले बिसरे वो उसी शहर आ पहुंचा जहां वो 20 साल पहले गलती से पहुंचा था, स्पेक्ट्रा। समय के साथ लोगों को इस शहर का पता चला और फिर बैंक के कर्जों ने इसे नीलाम की कगार पर खड़ा कर दिया। एडवर्ड अमीर तो नहीं था, मगर उसने काफी लोगों को अमीर बनने में मदद जरूर की थी। एक एक कर वो उन सब के पास गया। उन लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, जिससे स्पेक्ट्रा शहर के एक एक घर, एक एक दुकानों को बैंकों से छुड़ा लिया गया। बस एक ही घर बाकी रह गया जो ट्रस्ट के अंडर नहीं था। जब एडवर्ड वहां पहुंचा, वो घर जेनिफर हिल का निकला। वो अपना घर बाकी लोगों की तरह ट्रस्ट के नाम नहीं करना चाहती। एडवर्ड ने उसे भले ही नहीं पहचाना, पर जेनी ने उसे पहचान लिया। वो वही 8 साल की लड़की थी जिसे एडवर्ड ने 20 साल पहले वापस आने का वादा किया था। एडवर्ड ने उसे समझाया कि घर ट्रस्ट के नाम नहीं किया तो बैंक इसे नीलाम कर देगी, पर जेनी नहीं मानी। उसके घर की बुरी हालत देख एडवर्ड ने अपने हाथों से उसकी मरम्मत की। वो कई हफ्तों तक एक छत के नीचे रहे। धीरे धीरे जेनी उसे पसंद करने लगी। जिस दिन एडवर्ड के जाने का दिन आया, जेनी ने अपने प्यार का इजहार किया, मगर एडवर्ड सैंड्रा के नाम अपनी जिंदगी कर चुका था और आखिर में उसकी सच्चाई देख जेनी यानी जेनिफर हिल ने वो घर ट्रस्ट के नाम कर दिया। जेनी ने विल से कहा, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज विल का अपने पिता को लेकर एक भ्रम दूर हो गया। उसके और माँ के अलावा उसके पापा की जिंदगी में और कोई दूसरा नहीं था। इसके बाद जब विल घर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकला। डॉक्टर बेनेट ने बताया कि एडवर्ड के पास शायद आज रात तक का ही वक्त है। सैंड्रा के अंदर हिम्मत नहीं कि वो एडवर्ड को इस तरह देखे। वो उसे आखिरी बार उसी तरह जोशीले, हंसते खेलते रूप में देखना चाहती है जैसे वो जिंदगी भर था। अब विल एडवर्ड के पास बैठा है। तभी डॉक्टर बेनेट ने आकर कहा, तुमने उस दिन की कहानी सुनी है विल, जिस दिन तुम पैदा हुए थे? विल बोला, हाँ, वो मछली और अंगूठी की कहानी 1000 दफा सुना है। डॉक्टर बोले, नहीं, दरअसल उस दिन तुम्हारी माँ 3 बजे हॉस्पिटल आई। एडवर्ड काम के सिलसिले में शहर से बाहर था और तुम 1 हफ्ते जल्दी इस दुनिया में आ गए थे। एडवर्ड को बड़ा अफसोस हुआ था। वो एक आम सा दिन था और आम डिलीवरी थी। मगर जानते हो क्या,
मुझे तुम्हारे पापा की डिलीवरी वाले दिन का किस्सा ज़्यादा पसंद है। एडवर्ड में एक बात है, वो आम सी बात को बेहद रोमांचकारी बना देता है। विल उसे सुन रहा है। आधी रात को एडवर्ड की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो कुछ कहना चाह रहा है। विल पास में इमरजेंसी बटन दबाकर नर्स को बुलाने ही वाला था कि एडवर्ड ने उसे रोक लिया और कहा, आज मुझे बताओ विल, मेरा इस दुनिया से जाना कैसा होना चाहिए। विल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, मगर उसके पापा ने पहली बार उससे कुछ मांगा है। वो एक आखिरी कहानी सुनना चाहता है। विल ने कहना शुरू किया, सुबह हो गई है, मेरी आंख कुर्सी पे ही लग गई थी। आपने मुझे आवाज़ दी और मैंने देखा आप बदल गए हो, बिल्कुल पहले जैसे। हमने आपकी व्हीलचेयर निकाली और नीचे पार्किंग की तरफ भागे। सारे स्टाफ हमारे पीछे पड़ गए। बाहर आपकी वही लाल रंग की गाड़ी खड़ी है। मैंने पूछा, कहाँ चले? आपने कहा, नदी की ओर। रास्ते में गाड़ियों की भीड़ को चीरते हुए हम नदी किनारे पहुंचे, जहां आपकी जिंदगी भर की कहानियों के सारे किरदार मौजूद हैं। माँ, जोसेफाइन, जेनी, कार्ल, जापानी जुड़वा, डॉक्टर बेनेट, गुप्त शहर स्पेक्ट्रा और उसके रहने वाले लोग और पूरा सर्कस। अचंभे की बात है, वहाँ कोई रो नहीं रहा। सब खुशी खुशी आपको विदा करने आए हैं। मैं आपको बाहों में उठाए नदी तक ले गया और पानी में आपका शरीर खुलते ही आप एक बड़ी सी मछली में बदल गए और आप अपनी कहानियों का हिस्सा बन गए, जो कभी किसी के हाथ नहीं आई। विल ने जब देखा तो एडवर्ड जा चुका था और उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसके अंतिम संस्कार में विल को ताज्जुब हुआ देखकर कि एडवर्ड की कहानी का एक एक किरदार वहाँ मौजूद है। एडवर्ड ने आज तक जो भी कहानी उसे सुनाई थी, वो सभी वाकई में जीते जागते लोग हैं और एडवर्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, सबके साथ अपना तजुर्बा बांट रहे हैं। मगर कार्ल इतना विशाल नहीं जितना उन्होंने बताया था, ना ही वो जापानी जुड़वा है। ये देखकर विल को हंसी आ गई। कुछ साल आगे चलकर विल ने एडवर्ड की एक एक कहानी अपने बेटे को सुनाई और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो देखा आपने, जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट होती ही है। तो क्या हुआ अगर उसी जिंदगी के ड्राइंग बुक की कहानी में कुछ और रंग भर दिया जाए, उन लम्हों को यादगार बना दिया जाए, उन तजुर्बों को और रोमांचक बना दिया जाए, उन बीते पलों में कहानी की वो जान फूंक दी जाए कि जब जब उसका जिक्र करो वो वक्त फिर से जिंदा हो उठे और हम उस मछली की तरह उन बीते लम्हों के समंदर में गोते लगाते हुए मिले। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा।